सरबजीत एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह मेरी दूसरी ऐसी फिल्म है जिसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। फिल्म इतनी ज़्यादा इमोशनल है कि मैं पूरी कोशिश करूंगी एक्सप्लेनेशन के दौरान आपको भी वही एहसास दिला सकूं जो मुझे इसे देखते समय हुआ था। यह फिल्म 1990 से लेकर 2014 तक की सच्ची घटनाओं पर आधारित है। उस समय पंजाब और पाकिस्तान की सीमा पर आज की तरह हर जगह फेंसिंग नहीं थी, बल्कि कई इलाकों में सिर्फ दो देशों के सीमा दर्शाने वाले पत्थर की ही मौजूद थे। इसलिए उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही फिल्म को समझिए। फिल्म की शुरुआत होती है जहां पूरे गांव में सरबजीत को ढूंढा जा रहा होता है, क्योंकि वह कई दिनों से घर नहीं लौटा था। जब सरबजीत की बड़ी बहन दलबीर कौर थी जो हर जगह अपने भाई की तलाश कर रही थी। 5 दिन बीत चुके थे लेकिन सरबजीत का कोई पता नहीं था। गाँव की पंचायत में भी लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। कोई कह रहा था कि शायद वह किसी और के साथ भाग गया होगा। यह सुनकर परिवार को बहुत दुख पहुंचता है। यहीं यह सरबजीत की पत्नी सुखप्रीत कौर थी, जिनकी 2 छोटी बेटियां भी थीं। बेबस होकर वे घर लौट जाते हैं। अब फिल्म हमें अतीत की झलक दिखाती है। एक समय पूरा परिवार खुश था क्योंकि दलबीर मां बनने वाली थी, लेकिन कुछ महीनों बाद पता चलता है कि उनका बच्चा नहीं बच सका। दुख यहीं खत्म नहीं होता। डॉक्टर बताते हैं कि अब वो दोबारा कभी मां नहीं बन पाएगी। कुछ साल बाद उनका पति भी उन्हें घर से निकाल देता है, क्योंकि उसके लिए अब दलबीर की कोई अहमियत नहीं रह गई थी। फिल्म फिर वर्तमान में लौटती है। पूरा परिवार लगातार सरबजीत की तलाश में लगा हुआ है। देखते ही देखते 8 महीने बीत जाते हैं। इसके बाद दलबीर एक पंडित के पास जाती है जो इशारों इशारों में बताते हैं कि उनका भाई किसी दूसरे देश में है। कुछ दिनों बाद पाकिस्तान से एक चिट्ठी आती है। दलबीर भागते हुए डाकघर पहुंचती है और जैसे ही चिट्ठी पढ़ती है उन्हें पूरी घटना का पता चलता है। उस दिन सरबजीत दलबीर की ऑफिस छोड़ने गया था। वापस लौटने में उसे देर हो गई थी, इसलिए दलबीर बस से ही घर चली गई। उसी दौरान उन्होंने देखा कि सरबजीत कुश्ती देखने में इतना मग्न था कि उसे समय का बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा। इस बात पर दलबीर नाराज होकर उसे डांटती है और तुरंत घर आने को कहती है। इसी बीच सरबजीत का एक दोस्त उसे शराब पीने के लिए अपने साथ ले जाता है। दोनों नशे में इतने चूर हो जाते हैं कि उन्हें समय और रास्ते का बिल्कुल अंदाजा ही नहीं रहता। उसी खेत के पास भारत और पाकिस्तान की सीमा थी, लेकिन नशे की हालत में सरबजीत गलती से पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश कर जाता है। तभी पाकिस्तानी सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। वहाँ उसे एक लकड़ी के बक्से में बंद कर दिया जाता है। आसपास ऐसे कई और बक्से पड़े थे जिनमें दूसरे भारतीय कैदी भी पड़े थे। बहुत चीखता चिल्लाता है, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता। कुछ दिनों बाद सैनिक वापस आते हैं, लेकिन उसकी मदद करने नहीं बल्कि उसके बक्से में चूहे छोड़ने के लिए। वे बार बार उससे पूछते, क्या तुम वही भारतीय आतंकवादी रंजीत सिंह हो जिसके पाकिस्तान में बम धमाके करवाए हैं? बेबस होकर सरबजीत को हाँ कहना पड़ता है, क्योंकि अगर वह मना करता तो उसे फिर उसी अमानवीय यातना वाले बक्से में डाल दिया जाता। कई महीनों बाद उसका एक वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है जिसमें वह मजबूरी में कबूल करता है कि वही रंजीत सिंह है और उसी में बम धमाके करवाए हैं। इसके बाद उसे दूसरे कैदियों के साथ दूसरी जेल में भेज दिया जाता है। वहीं एक कैदी का वकील उससे मिलने आता है। सरबजीत उसी के जरिए कागज और पेन लेकर अपनी बहन दलबीर कौर के नाम एक खत लिखता है। उधर दलबीर वह खत पोस्ट करने ही वाली होती है कि तभी एक मुस्लिम युवक उन्हें बताता है कि सरबजीत टीवी पर दिखाया जा रहा है। यह सुनते ही वह दौड़कर टीवी देखने पहुंचती है। घंटों इंतजार करने के बाद भी खबर दोबारा नहीं दिखाई जाती। तब वही युवक उन्हें एक उर्दू अखबार दिखाता है जिसमें सरबजीत की तस्वीर छपी होती है। दलबीर उर्दू नहीं पढ़ पाती, इसलिए यह युवक उन्हें बताता है कि जिसे पाकिस्तान रंजीत सिंह मान रहा है उसे फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। दलबीर तुरंत उसे अपने पिता के पास जाती है जिसे उर्दू आती थी। वे अखबार पढ़कर बताते हैं कि अभी सिर्फ सजा सुनाई गई है, फांसी की तारीख तय नहीं हुई है, यानी अभी भी सरबजीत को बचाने की उम्मीद बाकी है। यह सुनते ही दलबीर नेताओं के पास मदद मांगने जाती है, लेकिन पुलिस उन्हें साफ कह देती है कि यह छोटा कोई मामला नहीं है, इसे सिर्फ देश का प्रधानमंत्री ही सुलझा सकता है। जिसके बाद दलबीर अकेली दिल्ली पहुंचती है। वहां उन्हें पता चलता है कि प्रधानमंत्री से सीधे नहीं मिला जा सकता, पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा। कई कोशिशों के बाद उनकी बात प्रधानमंत्री कार्यालय में एक अधिकारी से होती है, लेकिन मुलाकात नहीं मिलती। इसी बीच समय लगातार निकलता जा रहा था। कई महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार दलबीर की प्रधानमंत्री से मुलाकात होती है। वे पूरी कहानी सुनते हैं, लेकिन जवाब सिर्फ इतना देते हैं, हम कोशिश करेंगे कि क्या कर सकते हैं। यह जवाब सुनकर दलबीर और उनके पिता पूरी तरह टूट जाते हैं। यहीं से फिल्म का सबसे दर्दनाक हिस्सा शुरू होता है। सरबजीत को काल कोठरी में डाल दिया जाता है। वहाँ न ठीक से सोने की जगह थी, न रोशनी और न ही इंसानों जैसी कोई सुविधा।
उसी छोटी सी कंट्री में उसे खाना, सोना, नहाना और अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी। अब दलवीर अपने भाई को जवाबी खत भेजती है। उस खत में वह लिखती है कि जहां पहले सिर्फ सीमा का एक पत्थर हुआ करता था, अब वहां पूरी बॉर्डर फेसिंग लगा दी गई है। अगर यह फेसिंग 3 साल पहले लग गई होती तो शायद सरबजीत आज इस हाल में नहीं होता। इसी बीच दिवाली का समय आ जाता है, लेकिन खुशियों के इस त्यौहार पर एक और दुखद खबर आती है। सरबजीत के पिता भी इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। यह खबर सुनकर पूरा परिवार पूरी तरह टूट जाता है। कुछ दिनों बाद दलबीर पंजाब के मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचती है। उन्हें उम्मीद थी कि शायद अब उनकी बात सुनी जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री उनकी एक भी बात नहीं सुनते। दलबीर जैसे तैसे उनके पास पहुंचती है, लेकिन सुरक्षाकर्मी उन्हें घसीटते हुए बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि उनके लिए भी सरबजीत नहीं बल्कि रंजीत सिंह ही एक आतंकवादी था। यह सब देखकर दलबीर पूरी तरह टूट जाती है। बाहर निकलते ही उन्हें एहसास होता है कि अब उनके पास इंसाफ पाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, अनशन। इसके बाद दलबीर वहीं धरने पे बैठ जाती है, पूरे देश को बताती है कि सरबजीत बेगुनाह है। धीरे धीरे लोग उसकी इस लड़ाई में साथ आने लगते हैं। उनका आंदोलन इतना बड़ा बन जाता है कि मीडिया भी इसे नज़रअंदाज नहीं कर पाता। तभी वहीं एक अखबार का एक एडिटर सामने आता है, जिसने पहले खबर छापी थी कि सरबजीत एक आतंकवादी है। उसी खबर की वजह से लोग दलबीर की बात सुनने तक को तैयार नहीं थे, लेकिन अब सच सामने आने के बाद वही एडिटर नई हेडलाइन छापता है कि सरबजीत बेगुनाह है। धीरे धीरे यह मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है और आखिरकार इसकी गूंज लोकसभा तक पहुंच जाती है। कुछ समय बाद दलबीर को कनाडा की एक मानवाधिकार संस्था के प्रतिनिधि का फोन आता है। वह पाकिस्तान जाकर सरबजीत से मिलने वाला था। जब वह जेल पहुंचता है तो सबसे पहले सरबजीत के पैरों में पड़ी भारी बेड़ियां खुलवाता है। सोचिए, 3 साल तक लगातार बेड़ियों में जकड़े रहने के बाद पहली बार उसे आज़ादी का एहसास हुआ होगा। वह अपने साथ एक डिब्बा भी लाया था, जिसमें घर का खाना और सरबजीत की दोनों बेटियों द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स थी। जैसे ही सरबजीत अपनी बेटियों की बनाई हुई तस्वीरें देखता है, उसकी आंखें भर जाती हैं। यकीन मानिए, यह पूरी फिल्म के सबसे इमोशनल सीन में से एक था। दूसरी तरफ दिल्ली में जस्टिस फॉर सरबजीत नाम से एक बड़ा अभियान शुरू होता है। इस कार्यक्रम में दलबीर अपने भावुक भाषण से लोगों का दिल जीत लेती है। उनकी आवाज़ सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान तक भी पहुंच जाती है। दोनों देशों में बंद कई कैदियों की रिहाई पर भी चर्चा शुरू हो जाती है और कई भारतीय तथा पाकिस्तानी कैदियों को उनके अपने वतन वापस भेजे जाने लगते हैं। उधर पाकिस्तान का माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो चुका था। लोगों के अंदर सरबजीत के लिए जबरदस्त गुस्सा था, क्योंकि वे उसे एक आतंकवादी मानते थे और उनका विश्वास था कि उसके कारण उनके अपने लोग मारे गए थे। इसी वजह से पाकिस्तान में बड़ी संख्या में लोग उससे रिहा होने का विरोध करने लगे। बढ़ते दबाव के बीच पाकिस्तान की अदालत सरबजीत की फांसी की नई तारीख तय कर देती है। अब उसके पास सिर्फ 30 दिन बचे थे। यह खबर सुनकर दलबीर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन दलबीर हार मानने वालों में से नहीं थी। वह एक और बड़ा कदम उठाती है। कई बच्चों के साथ शांति मार्च निकालती है और आखिरकार उन्हें पाकिस्तान का वीज़ा मिल जाता है। पाकिस्तान पहुंचने के बाद वहां एक अधिकारी उनकी मदद करता है ताकि वे सरबजीत से मिल सके। जब सरबजीत को पता चलता है कि उसकी बहन और पूरा परिवार उससे मिलने आ रहा है, तो वर्षों बाद उसके चेहरे पे मुस्कान लौट आती है। वह अपनी छोटी सी जेल की कोठरी को ऐसे साफ करने लगता है जैसे मानो कोई मेहमान उसके घर आने वाला हो। आखिरकार वह पल भी आता है। जैसे ही दलबीर और परिवार उसके सामने पहुंचते हैं, कोई भी अपने आंसुओं पे काबू नहीं रख पाता। बरसों बाद भाई बहन एक दूसरे से मिलते हैं। दलबीर अपने भाई की कलाई पे राखी बांधती है। सच कहूँ तो ये पूरी फिल्म के सबसे भावुक दृश्यों में से एक था। परिवार सरबजीत से वादा करती है कि वे उसे हर हाल में वापस भारत लेकर आएंगे। इसके बाद दलबीर सीधे सरबजीत के वकील से मिलने जाती है। वकील बताते हैं कि अब एक ही रास्ता बचा है। सरबजीत की फांसी में सिर्फ 6 दिन बाकी है और 4 दिन बाद पाकिस्तान में नई सरकार बनने वाली है। अगर सरकार बदलने से पहले दलबीर उन लोगों से माफ़ीनामा का समर्थन पत्र ले आए जो सरबजीत को दोषी मानते हैं, तो शायद उसकी सज़ा रुक सकती है। समय बहुत कम था। एक एक दिन तेजी से निकल रहा था। दलबीर कई लोगों से मिलती है और कुछ माफ़ीनामे में भी जुटा लेती है, लेकिन समय उनका साथ नहीं दे रहा था। आखिरकार भारत लौटने का समय आ जाता है, जबकि सरबजीत की फांसी में सिर्फ 2 दिन बाकी रह जाते हैं। दलबीर पूरी तरह टूट चुकी थी। उन्हें लगने लगा था कि शायद अब उनका भाई कभी वापस नहीं लौट पाएगा, लेकिन तभी किस्मत एक बार फिर करवट लेती है। जैसे ही वे भारत लौटने लगते हैं, पीछे से एक अधिकारी दौड़ता हुआ आता है और खुशखबरी सुनाता है, पाकिस्तान में नई सरकार बन चुकी है। नई सरकार ने सरबजीत की फांसी पर फिलहाल रोक लगा दी है, यानी अभी पूरी उम्मीद खत्म नहीं हुई थी।
थी, सरबजीत को फांसी नहीं दी जाएगी। यह खबर सुनकर पूरे परिवार के चेहरे पे बरसों बाद मुस्कान लौट आती है। सरबजीत की फांसी की तारीख तो फिलहाल टल चुकी थी, लेकिन किस्मत ने अभी उनका पीछा नहीं छोड़ा था, क्योंकि इसी बीच भारत में एक बड़ा आतंकी हमला हो जाता है। इस घटना के बाद दोनों देशों के रिश्ते और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो जाते हैं, जिसका सीधा असर सरबजीत के केस पे पड़ता है। इसी दौरान कहानी में एंट्री होती है अवैस शेख की। वे पाकिस्तान के एक ईमानदार और रहमदिल वकील थे, जो सरबजीत को इंसाफ दिलाना चाहते थे। जब अवैस भारत पहुंचते हैं तो लोगों का गुस्सा उनके ऊपर फूट पड़ता है, क्योंकि वे पाकिस्तान से आए थे। लेकिन दलबीर उनका सम्मान के साथ स्वागत करती है और उन्हें इस संघर्ष का हिस्सा बना लेती है। अगले ही दिन अवैस उस जज से मिलने जाते हैं जिसके पास सरबजीत का केस था, लेकिन वहां उन्हें एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। जज बताते हैं कि सरबजीत का वकील पिछले 3 दिनों से अदालत में आया ही नहीं है। असलियत यह थी कि सरबजीत का पुराना वकील भी पूरी तरह हार मान चुका था। उसे लगने लगा था कि अब सरबजीत को कोई नहीं बचा सकता। यहीं से अवैस से खुद यह केस अपने हाथ में लेने का फैसला करते हैं। वे जेल जाकर सरबजीत से जरूरी दस्तावेजों पे हस्ताक्षर करवाते हैं और उससे वादा करते हैं कि अगली बार जब वे मिलेंगे तो कोई अच्छी खबर लेकर आएंगे। इसके बाद अवैस सारी बात दलबीर को बताते हैं और केस की गहराई से पड़ताल शुरू करते हैं। पूरी फाइल पढ़ने के बाद अवैस एक बहुत अहम बात कहते हैं। वे कहते हैं कि सब लोग सरबजीत को बेगुनाह साबित करने में लगे हैं, लेकिन कोई भी उस असली रंजीत सिंह को खोजने की कोशिश नहीं कर रहा जिसके नाम पर सरबजीत को फंसाया गया था। यहीं से उनकी नई तलाश शुरू होती है। अवैस अपना लैपटॉप और सारे जरूरी दस्तावेज दलबीर को देते हैं ताकि असली रंजीत सिंह का पता लगाया जा सके। कई जगहों पर संपर्क करने के बाद जानकारी मिलती है कि वह अलग अलग नामों से छिपकर रह रहा है। इसी बीच सरबजीत की बड़ी बेटी की शादी भी तय हो जाती है। वह वकील के जरिए परिवार के खत आसानी से सरबजीत तक पहुंचने लगे थे। शादी भी हो जाती है, लेकिन एक पिता होने के बावजूद सरबजीत अपनी बेटी की शादी में शामिल नहीं हो पाता। यह पल किसी भी इंसान का दिल तोड़ देने के लिए काफी था। कुछ समय बाद आखिरकार असली रंजीत सिंह को पकड़ लिया जाता है, लेकिन पुलिस स्टेशन में उसका रवैया बिल्कुल अलग था। वह घमंड से कहता है कि उसे गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि वह खुद अपनी मर्जी से आया है। हालांकि यह बात पाकिस्तान के लिए मायने नहीं रखती थी, क्योंकि उसकी गिरफ्तारी भारत में हुई थी, पाकिस्तान में नहीं। फिर भी अब इतना तो साफ हो चुका था कि सरबजीत वह इंसान नहीं था जिसे पाकिस्तान सालों से आतंकवादी समझता आ रहा था। लेकिन कुछ महीनों बाद एक और बड़ा घटनाक्रम होता है। भारत में अजमल कसाब को फांसी दे दी जाती है। इसके बाद दोनों देशों के रिश्ते फिर से बेहद खराब हो जाते हैं और सरबजीत का मामला एक बार फिर मुश्किलों में फंस जाता है। बहुत कोशिशों के बाद अवैस सिर्फ एक वीज़ा दलबीर को दिलवा सकता है। दलबीर अकेली पाकिस्तान पहुंच जाती है, अपने भाई से मिलने जेल जाती है। लेकिन इस बार सरबजीत पहले जैसा नहीं था। सालों की कैद, लगातार होती यातनाएं और टूटती उम्मीदों ने उसका हौसला लगभग खत्म कर दिया था। अब उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या वह कभी अपने वतन लौट पाएगा? जेल से निकलने से पहले सरबजीत दलबीर से एक ऐसी बात कहता है जो दिल को छू जाती है। वह कहता है, आप मेरे लिए तो लड़ रही हैं, लेकिन अगर हो सके तो उन बाकी कैदियों के लिए भी लड़िए। उनकी भी फैमिली है, उनके भी अपने उनका इंतजार कर रहे हैं। यह सुनकर दलबीर की आंखें भर आती हैं। जेल से बाहर आते ही दलबीर मीडिया के सामने भावुक अपील करती है। वो कहती है, अगर सरबजीत दूसरे मुल्क का है तो क्या हुआ? किसी का बेटा है, किसी का पति है, किसी बहन का भाई है। अगर आप अपने लोगों से प्यार करते हैं तो उन बेगुनाह कैदियों के लिए भी आवाज़ उठाइए जो सालों से अपने घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। जब दलबीर को कोई रास्ता नहीं दिखता तो वह पाकिस्तान की एक मस्जिद में जाकर दुआ मांगती है। जैसे ही वह बाहर निकलती है, कई पाकिस्तानी महिलाएं उन्हें घेर लेती है। वे रोते हुए उसे गुजारिश करती है कि जिस तरह वह अपने भाई के लिए लड़ रही है, उसी तरह उनके अपनों को भी उस वतन से वापस पहुंचाने में मदद करे। दलबीर उनकी बात सुनती है, उनसे वादा करती है कि वह सिर्फ अपने भाई के लिए नहीं बल्कि उन सभी बेगुनाह कैदियों के लिए आवाज़ उठाएगी जो वर्षों से अपने परिवार से दूर है। कुछ दिनों बाद आखिरकार वह खबर आती है जिसका पूरा परिवार सालों से इंतजार कर रहा था। पाकिस्तान के राष्ट्रपति सरबजीत को रिहा कर भारत भेजने का ऐलान कर देते हैं। यह खबर सुनते ही पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वर्षों का संघर्ष अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा था। हर किसी की आंखों में खुशी के आंसू थे। सभी को यकीन हो गया था कि सरबजीत अपने घर लौट आएगा। लेकिन जब परिवार उसे लेने पहुंचता है तो सामने जो शख्स आता है वह सरबजीत नहीं था, बल्कि सुरजीत सिंह था, जो 35 साल बाद पाकिस्तान के जेल से अपने वतन लौटा था। दरअसल पाकिस्तान से बहुत बड़ी प्रशासनिक गलती हो गई थी। यह खबर सुनकर दलबीर पूरी तरह टूट जाती है। सदमे में वह आत्महत्या करने की कोशिश भी करती है, लेकिन समय रहते उसकी जान बच जाती है।
है। तभी सरबजीत की पत्नी दलबीर को समझाती है, आज जो इंसान पाकिस्तान से वापस आया वह भी 35 साल तक वहाँ के जेल में सड़ता रहा, यहाँ तक कि उसके अपने परिवार ने भी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन आखिरकार वह वापस तो आया। इसका मतलब हमें भी हार नहीं माननी चाहिए। इन शब्दों से दलबीर को फिर से हिम्मत मिलती है। वह एक बार फिर से दिल्ली पहुंचती है और दोबारा अनशन शुरू कर देती है। सरकार के कई नेता उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि सरबजीत को हर हाल में भारत वापस लाने की कोशिश की जाएगी। उधर पाकिस्तान में सरबजीत के वकील अवैध शेख पर भी हमला कर दिया जाता है, क्योंकि कुछ कट्टरपंथी लोग नहीं चाहते थे कि सरबजीत को इंसाफ मिले। लेकिन अब दलबीर, अवैस और पूरा परिवार एकजुट हो चुका था। सबने ठान लिया था कि सरबजीत को उसके वतन वापस लेकर ही रहेंगे। आखिरकार वह दिन भी आता है जब सरबजीत की रिहाई के कागज तैयार हो जाते हैं। अब एक ही आखिरी हस्ताक्षर बाकी था, लेकिन तभी सरबजीत के हाथ से पेन नीचे गिर जाता है। उसी समय जेल के अंदर कुछ कैदी उस पर बेरहमी से जानलेवा हमला कर देते हैं। यह खबर सुनते ही दलबीर पूरे परिवार के साथ पाकिस्तान पहुंच जाती है, लेकिन वहां जेल के बाहर मीडिया और लोगों की भीड़ काफ़ी जमा होती है। दलबीर हर मुश्किल को पार करते हुए अपने भाई तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार बहुत देर हो चुकी थी। सालों की यातनाएं और उस आखिरी हमले की चोटें सरबजीत सह नहीं पाए। आखिरकार सरबजीत भारत तो लौटा, लेकिन जिंदा नहीं। उसकी पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटकर अपने वतन आया। शायद किसी ने भी इस तरह उसकी वापसी की कल्पना नहीं की थी। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। दलबीर अपने भाई से किया हुआ वादा निभाती है। वह सिर्फ सरबजीत के लिए नहीं, बल्कि दोनों देशों की जेलों में बंद बेगुनाह कैदियों के लिए भी लड़ती रहती है। उनकी कोशिशों से कई भारतीय अपने वतन लौट पाए और कई पाकिस्तानी कैदी भी अपने परिवारों से मिल सके। वहीं अवैस शेख बाद में स्वीडन चले जाते हैं, लेकिन वहां रहते हुए भी उन्होंने कई भारतीय कैदियों को कानूनी मदद दिलाकर उनके घर लौटने में योगदान दिया। आज भी दुनिया में न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो किसी दूसरे देश में जेलों में बेगुनाह फंसे हुए हैं। उन्हें ज़रूरत दलबीर जैसे हिम्मत और अवैस शेख जैसे इंसाफ के लिए लड़ने वाले लोगों की। यही थी सरबजीत की दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर चाहते हैं कि यह कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। मिलते हैं अगली शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।